हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस का पार्ट 4 परमाणु की संरचना इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर आज मैं आप लोग करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज आपको सारा कुछ अनिमा क्लास में अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो और तो और MCQ वीडियो, PYQs और तो और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराए गए हैं। आपको इस चैप्टर का सारा कुछ मिलेगा, लेक्चर वीडियो भी मिलेगा, प्रश्नोत्तर वीडियो अभी मैं बना ही रही हूँ और तो और इसका MCQ वीडियो, PYQ वीडियो और जो क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो रहेंगे वो सब सारा आपका क्या रहेगा कि MCQ में रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोगों का MCQ में ही क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है, तो सारा कुछ MCQ में ही आप लोगों को तैयारी करना होगा। जो लेक्चर वीडियो है वो आपका बस समझने के लिए है कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी रहे इसके लिए। और रहा बात ये प्रश्नोत्तर वीडियो का, तो जब प्रश्नोत्तर वीडियो प्रश्न अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका MCQ का तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पहले अनिमा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। जो क्लास 9 में है अभी उसको क्लास 10 का, 11 का, 12 का, फिर वो आगे की क्लासेस जाएंगी ही, तो इसलिए आप लोग अनिमा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास में आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके, आपके जो भी डाउट्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। रीज़न क्या है कि ऐसा नहीं है कि बस आपको ये अभी ही पढ़ना है, ये आपका बेसिक है, आपको बेसिक पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप आगे अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या होगा कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग अनिमा क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको हर एक चीज़ बेसिक से सारा कुछ बताया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा किरणों के अभिलक्षण। ठीक है, पहला ये धनाविष्ट कणों की बनी होती है। दूसरा ये इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 होता है। तीसरा क्या है कि ये जिंक सल्फाइड में स्फुर-दीप्ति उत्पन्न कर देती है। चौथा, अधिक द्रव्यमान के कारण इनकी भेदन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है बीटा किरणें की अभिलक्षण। पहला ये ऋणाविष्ट कणों की बनी होती है। दूसरा, इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10 होता है। तीसरा कि इन कणों की गतिज ऊर्जा अल्फा के कणों से बहुत कम होती है। और चौथा, इनकी भेदन अल्फा कणों से 100 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है गामा किरणों के अभिलक्षण। पहला, ये किरणें विद्युततः उदासीन होती है। ये वस्तुतः कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगें हैं। दूसरा क्या है कि इनकी आयतन क्षमता बहुत कम होती है। और तीसरा है इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। सीमा बताना है, उत्तर हो जाएगा आपका हालांकि थॉमसन के परमाणु संरचना मॉडल ने परमाणु की उदासीन कृति की भलीभांति व्याख्या दी, परंतु अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों निष्कर्षों को यह मॉडल नहीं दर्शा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। अब हमको रदरफोर्ड का बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इसके परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता। जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वो ऊर्जा को विकिरित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण उसकी कक्षा के आकार का समुचल होगा। फलस्वरूप कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड यही
नहीं समझा पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता है। उसके बाद हम लोग का चौथा प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग को बोर का बताना है, परमाणु मॉडल का, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। डेनिश वैज्ञानिक निल्स बोर ने 1912 ईस्वी में एक परमाणिक मॉडल की मूल अवधारणाएं इस प्रकार है। पहला, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द एक निश्चित चक्रीय पथ पर घूमते हैं। ये चक्रीय पथ इलेक्ट्रॉन कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्ष एक निश्चित ऊर्जा से युक्त होता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन कक्षा या ऊर्जा स्तरों को 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि से अंकित करते हैं। ये पूर्णांक 1, 2, 3, 4 को कक्षों की क्वांटम संख्या कहते हैं। चौथा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित व आवश्यक ऊर्जा को खो सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। जितना भी इस कक्षा मतलब इसमें दिया हुआ है, इस चैप्टर में जितना भी परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया है, उन सभी परमाणु मॉडल का व्याख्या करना है, ठीक है, बताना है उसके बारे में। तो पहला हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे धन आवेश के बारे में बताया गया है, नीचे ऋण आवेश के यानी कि माइनस प्लस के बारे में बताया गया, ठीक है। ये आपका रदरफोर्ड और थॉमसन और बोर का जो परमाणु मॉडल, ये 3 मॉडल यहाँ पे स्थापित किया हुआ है आपका चैप्टर में। तो उन तीनों के बारे में हम बताएंगे, मैं बताऊंगी, ठीक है। धन आवेश में इसमें क्या हो जाएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल में कि परमाणु के अंदर धनावेशित क्षेत्र होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या है कि धनावेश परमाणु के केंद्र में इकट्ठा होता है। यह भारी धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है। तीसरा क्या कि बोर का परमाणु मॉडल, इसका क्या हो जाएगा, धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में इकट्ठा रहता है। ऋण आवेश में क्या हो जाएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल में कि परमाणु धनावेशित क्षेत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का धनावेश मतलब ऋणावेश में क्या हो जाएगा कि नाभिक को इलेक्ट्रॉन घेरे होते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत द्वारा अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। उसके बाद बोर का क्या हो जाएगा, परमाणु मॉडल का जो ऋणावेश है वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा एक ऊर्जा स्तर भी होती है, ठीक है। छठा प्रश्न क्या पूछा गया है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए, यानी कि नियम को लिखना है, ठीक है। 18 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन वितरण है उस, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, किसी परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर तथा यरी योजना निम्न नियमों पर आधारित है। पहला, किसी पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n2 हो सकती है, जहां n इलेक्ट्रॉन कक्षों की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न है। प्रथम के में क्या हो जाएगा, तो आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षा है यहाँ पे, ठीक है, तो हो गया। फिर एन क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। ये जो एन है ये आपका इलेक्ट्रॉन की कक्षा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो जाएगा। फिर कक्षा एल में क्या हो जाएगा, द्वितीय में 2 × फिर एन का वर्ग क्या हो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। फिर एम का 3 स्क्वायर 18 हो जाएगा। फिर 4 चतुर्थ में एन कक्ष का क्या हो जाएगा, 2 4 का स्क्वायर 32, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में आता है, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसमें आपका क्या दिया हुआ रहेगा कि उसमें आपका दिया हुआ रहेगा कि इतना कक्ष में दिया हुआ है, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कुछ भी कक्ष दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और उस कक्ष का आपको क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसी से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उससे पूर्व वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा क्या, यह आवश्यक नहीं है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने से
पूर्ण हो जाएं। ठीक है। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता की परिभाषा देना है। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को लेकर। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु की संयोगात्मक क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होता पाया या बांटता है वही उसकी संयोजकता कहलाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना बाह्यतम कोश पूर्ण कर सकता है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खोकर, पाकर या बांट कर अपना बाह्यतम कोश पूर्ण कर सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अब हम लोग इसका उत्तर करेंगे। तो 8वां क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या पूछा गया था? परमाणु संख्या का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z=1 क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। कार्बन के लिए Z=6 क्योंकि कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होता है। दूसरा क्या पूछा गया था? द्रव्यमान। द्रव्यमान में हम लोग को बताना है किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 12 हो जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 होती है, इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होती है। तीसरा क्या हो जाएगा? किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे तत्वों को समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी तत्व के परमाणु जिसमें प्रोटॉनों कई समान संख्या हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण बताना था। ठीक है, तो उदाहरण मैं बताती हूँ। आप लोग ऐसे ग्राफ बनाइएगा, फिर लिखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जिसमें समस्थानिक क्या क्या होता है? किसी में एक द्रव्यमान संख्या 2, 3 और जिसका प्रोटॉन की संख्या 1 होती है सब में, और न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1 और 2 होती है। ठीक है, ट्रिटियम में। नेक्स्ट है उदाहरण आपको, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन का क्या होता है? 2 समस्थानिक होता है। ठीक है, पहला क्लोरीन 35 जिसमें क्या होता है? 37 और 17 होता है। क्लोरीन में द्रव्यमान संख्या 35 और प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18। क्लोरीन 37 में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या जो है वो 37 होता है, प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 20। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो 1 हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, उस तत्व को संभारक परमाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपका? जैसे क्या हो जाएगा? तत्व का नाम। तो पहला हो जाएगा कैल्शियम, इसमें द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन परमाणु संख्या जो है वो 28 है। दूसरा क्या है? ऑर्गन 40, जिसमें द्रव्यमान संख्या 40 है और जो आपका परमाणु संख्या है वो 18 है। ठीक है। 5वां में क्या बोला गया था? समस्थानिकों को कुछ उपयोग बताना था। तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा? यूरेनियम का एक समस्थानिक परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा उपयोग? कोबाल्ट का एक समस्थानिक कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा? आयोडीन का एक समस्थानिक हेंगा रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है। ठीक है। 10वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 9वां प्रश्न में कि Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है। ठीक है, यानी बताना। उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोने से धनायन बनता है
एक इलेक्ट्रॉन खोने से Na+ बनता है। तो तत्व का आयन नाम में आप लोग लिखिएगा सोडियम। इसमें परमाणु संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 28.1। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। Na+ का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2.8। संयोजकता हो जाएगा 8। हीलियम का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 हो जाएगा और संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भी 2 हो जाएगा। ठीक। 10वां प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों ब्रोमीन 35, 79 जो कितना परसेंटेज है 49%, 49.7% है, तथा ब्रोमीन 35, 81 कितना है 50%, 50.3% है के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। गणना करना है, ठीक है, यानी कितना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए दोनों समस्थानिकों के द्रव्यमान को उनकी उपलब्धता से गुना करके 100 से भाग दिया जाता है। तो ब्रोमीन के 2 समस्थानिक दिए गए हैं। क्या क्या दिया हुआ है ब्रोमीन 35, 79 और दूसरा क्या दिया हुआ है ब्रोमीन 35, 81। इसमें क्या है कि आपका 49.7% है और इसमें 50.3% है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, जो 79 है उसको लिखेंगे, जितना परसेंटेज है उसको लिखेंगे, प्लस 81 है और 50% लिखेंगे और फिर इसको 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका। फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब इसको फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80 म्यू आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 11वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 म्यू है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X8 16 और X8 18 का प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत निकालना है। उत्तर हो जाएगा माना सैंपल में X8 16 की प्रतिशतता पाई है, तो X8 18 का कितना हो जाएगी प्रतिशतता क्या हो जाएगा 100 - y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका औसत द्रव्यमान निकालेंगे 16.2 का, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 × y डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18 × 100 - y बाई 100। ठीक है, अथवा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y प्लस 1800 माइनस 18y इक्वल टू 1620। 16y कैसे आया, इन दोनों को इंटू किए तो 16y आ गया। पहले इसको इससे इंटू किए, फिर 1800 कैसे आया तो 18 को 100 से इंटू किए, माइनस 18y कैसे आया तो 18 को फिर y से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आपको हर एक को हर एक चीज से करना है। पहले इसको इससे करना है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे पहले, फिर इसको इससे करेंगे। इक्वल टू इन लोगों को पूरा को प्लस माइनस करेंगे तो 1620 आ जाएगा, अथवा y इक्वल टू 90 इक्वल टू 1816 की प्रतिशतता तथा 100 माइनस y इक्वल टू 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। तो X8 16 की प्रतिशतता अतः क्या हो जाएगा प्रतिशतता जो है वो 10 निकल गया। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः तत्व में X8 16 की प्रतिशतता 90% है तथा X8 18 का प्रतिशतता कितना है 10% है। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि तत्व का Z इक्वल टू 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए, तत्व का नाम भी लिखना है इसके साथ साथ। ठीक है, उत्तर आपको लिखिएगा, तत्व की परमाणु संख्या 3 है अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 11। इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है अतः इलेक्ट्रॉनिक यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। तत्व का नाम क्या हो जाएगा लिथियम। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। पहला प्रोटॉन का दिया हुआ है 6 x और y का मान, न्यूट्रॉन का कितना दिया हुआ है 6 और 8। तो x और y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज के संबंध क्या है, तो इन लोग दोनों का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे।
तो उत्तर में आपको लिखिएगा द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो x की द्रव्यमान संख्या कितना है, 6 दिया हुआ था, ठीक है, तो प्लस करके 12 करेंगे। y का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 6 + 8, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या तो 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो x की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6, और y की भी 6 हो जाएगा। क्योंकि x और y की परमाणु संख्या एक है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसलिए ये दोनों समस्थानिक है। क्या हो जाएगा, समस्थानिक है। इसके बाद 14वां प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नलिखित वाक्यों को गलत के लिए फोर्स और सही के लिए ट्रू लिखे, सही और गलत बताना है, ठीक है। तो ए में क्या बोला गया है, जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। तो उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, गलत, ए का क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा में क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन को निर्माण करते हैं, न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है, ये भी हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इसके बाद तीसरा में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये भी हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। उसके बाद चौथा में क्या बोला गया, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल ट्विंकल आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो इसका भी आप लोग क्या लिखिएगा, इसका लिखिएगा सही, ठीक है। 15वां में क्या बोला गया है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। पहला परमाणु केंद्रक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन या चौथा न्यूट्रॉन। जिसका उत्तर क्या उत्तर हो जाएगा इसका ए, परमाणु केंद्रक, ठीक है। 16वां नंबर में क्या पूछा गया आप लोग से कि अगर एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो पहला में ऑप्शन क्या है, समान भौतिक गुण, दूसरा भिन्न रासायनिक गुण, या तीसरा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, या चौथा भिन्न परमाणु संख्या। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। 17वां में क्या पूछा गया है कि क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पहला 16, दूसरा 8, तीसरा 17 या चौथा 18। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, 8, ठीक है। तीसरा में क्या बोला गया है 18वां में प्रश्न में कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। तो ए में दिया हुआ है 2,8, बी में दिया हुआ है 8,2,1, सी में दिया हुआ है 2,1,8 और डी में दिया हुआ है 2,8,1। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा डी, 2,8,1, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है 19 नंबर में कि आपको ये जो सारणी दिया हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जो जो खाली स्थान है वो सबको आपको भरना है। तो चलिए मैं बताती हूँ, प्रोटॉन की संख्या जहाँ जहाँ पे आपका खाली स्थान है आप लोग ये सब भरिएगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलता है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा, ठीक है, उतना ही आपका परमाणु संख्या होगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जितना दिया हुआ रहेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका प्रोटॉन की संख्या निकलेगा, मतलब द्रव्यमान संख्या निकलेगा। फिर से बता रही हूँ, परमाणु संख्या कैसे निकलेगा, जितना आपका प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना ही आपका परमाणु संख्या रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा, जितना आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या रहेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, ठीक है। रहा बात न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणु संख्या आपका जितना रहेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना होगा आप लोगों को कि द्रव्यमान संख्या आपका जितना आया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। रहा बात प्रोटॉन की संख्या निकालने का, तो प्रोटॉन की संख्या आपका कितना रहेगा, जितना आपका परमाणु संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपका दिया हुआ ही रहेगा। रहा बात इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, जितना आपका प्रोटॉन की संख्या होगा, ठीक है। तो और रहा बात यहाँ परमाणु स्पीशीज का, जब आप लोग ये सब बनाइएगा तो जितना परमाणु संख्या आएगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। 9 आया है तो फ्लोरीन हो जाएगा, 16 आया तो सल्फर हो जाएगा, 12 आया है तो मैग्नीशियम हो जाएगा, 1 आया है तो हाइड्रोजन, 10 आया है तो नियोन हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, और आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि 100% गारंटी है कि आपका जो एनिमे क्लासेस है वो आपको पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड बनाता है, हर एक तरफ से, हर एक क्लास के हर एक स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों को क्या करना है कि बस हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है एग्जाम। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से सारा कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिलेगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो आगे बनाती रही, तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद।